हेलो फ्रेंड, आज से हम लोग जेईई मेंस आपका 2021 जो है उसको टारगेट करते हुए कोशिश करते हैं आपको मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स आए। इसको हम लोग 1 बाय 1 जो आपका मैथमेटिक्स के ऑल टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे और ऑलमोस्ट आपको 30 to 40 डेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका जेईई मेंस। और किस टॉपिक से कितने मार्क्स के आते हैं ये भी आपको हम क्लियर करते जाएंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक बुक है 11th का है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने उसको 5 चैप्टर में डिवाइड्स किए हैं। ओके, जो पहला आपका है वो है पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट इन 2D। दैट मीन्स आप कह सकते हो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोई जरूरी नहीं है कि आपको जेईई मेंस में क्वेश्चन आए, लेकिन वो एक तरह का बेसिक्स टूल्स हैं रेस्ट टॉपिक के लिए। हो सकता है इससे क्वेश्चन आते भी हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको आएंगे ही। ओके, उसके बाद हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें आपको 1 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जो आपका जेईई मेंस 2021 का टारगेट्स हैं, इसमें हम लोगों ने ये जो आपको लिखे हुए हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, जो प्रीवियसली एग्जाम्स हैं उसको देखते हुए हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। अब हम आते हैं सर्कल्स के बारे में। ये तो फिक्स है, इसमें कम से कम 1 क्वेश्चन तो आपको आएगा ही, कम से कम 1 क्वेश्चंस। और आपको ये कोनिक सेक्शन को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है आपका पैराबोला और दूसरा सेक्शन है इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसको एक ही सेक्शन माने इसीलिए है कि मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट रिलेटेड विथ इलिप्स एंड हाइपरबोला आर सेम्स। ओके, जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो आते हैं आपको यही इलिप्स एंड हाइपरबोलास। ओके, मैक्सिमम की बात करूं तो क्या स्ट्रेट लाइन से नहीं आता है। दैट मीन्स यही आपको इलिप्स एंड हाइपरबोला में ही आपको सर्कल को इंट्रोड्यूस कर देगा, आपको स्ट्रेट लाइन को इंट्रोड्यूस कर देगा, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देगा। दैट मीन्स यदि आप इस जो बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छी तरीके से आप स्टडी करते हैं तो 6 to 7 क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं। जो हम लोग आज के वीडियोस में आपको बताने जा रहे हैं वो है आपका पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट इन 2D। इसमें हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं, आप जानते हैं इस चीज को, डिस्टेंस फार्मूलिस, सेक्शन फार्मूलिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, साथ ही साथ आपका ये जो आपका सेक्शंस फार्मूलीज हैं उस पे रिलेटेड हैं आपके सेंट्रॉइड, इन सेंटर्स, सर्कम सेंटर्स, ऑर्थो सेंटर्स एंड एक्स सेंटर्स एंड रिलेशन बिटवीन दीज 5 टर्म्स। तो हम लोग आज कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बने। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला टॉपिक। देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पहला आपका डिस्कशंस है वो आपका है डिस्टेंस फार्मूलीज। डिस्टेंस फार्मूलीज क्या होते हैं, यदि कोई पॉइंट्स आपका P है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और कोई दूसरा पॉइंट्स Q है, उसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। इसके बीच जो डिस्टेंस होंगे वो यहां से लेकर यहां तक, दैट मीन्स ये रहा P कोऑर्डिनेट, ये रहा Q कोऑर्डिनेट। तो PQ जो आपका होता है
वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट्स। ओके, तो आप x2 माइनस x1 भी लिखेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स आप पी क्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा y का होल स्क्वायर अंडर रूट्स। डेल्टा x क्या है? डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। डेल्टा x को हम लोग बोलेंगे डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, और डेल्टा y क्या होगा? डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट। इस चीज को आप जानते हैं और आप सोचेंगे कि एग्जाम पे डायरेक्ट फॉर्मूलीज इस पे आएंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ओके, लेकिन इसके कंसेप्ट आपको क्लियर रहनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूलीज की। ये आपका पहला पॉइंट्स था। क्या है ये? डिस्टेंस फॉर्मूलीज। सेक्शन फॉर्मूलीज ये है कि ये जो पॉइंट्स आपका P, Q है, यदि ये m/n रेशियो में कट कर रहा है, m/n रेशियो में कट कर रहा है, यदि आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, इसको मान लेता हूं ये r के इक्वल है, तो ये r का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो r का कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, ये रहा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनली। इंटरनली का मीन्स हुआ कि जो ये r है वो P एंड Q के बीच में ही कहीं ना कहीं है। ओके, यदि ये r आपका मिड पॉइंट्स, यदि आपका r मिड पॉइंट्स है, इसका मतलब हुआ m और n आपस में इक्वल्स होंगे। तो m और n आपस में इक्वल होंगे तो यहां भी m, यहां भी m, यहां m, यहां m, m कॉमन आ जाएगा तो x2 प्लस x1 अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, इफ r इज ए मिड पॉइंट्स, देन ये जो r का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? x2 प्लस x1 बाई 2, y2 प्लस y1 बाई 2। ओके, और याद रखिएगा ये जो फॉर्मूलीज हैं वो इंटरनली के लिए है। इंटरनली मीन्स ये पॉइंट्स P और Q के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नली का। एक्सटर्नली किसको बोलते हैं? दैट मीन्स मान लेता हूं कि R यहां पे है और इसको m/n रेशियो में कट कर रहा है। दैट मीन्स यहां से यहां तक m है और यहां से यहां तक n है। यदि आपका r पॉइंट्स एक्सटर्नली कट करे तो उस समय जो r का कोऑर्डिनेट होगा, लेट्स ये r1 मान लेते हैं, ये r2, कंफ्यूज मत होइएगा r एक ही बार वहां पे कैसे गया। r2 का कोऑर्डिनेट होगा आपका mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n एंड my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ओके, एक्सटर्नली मीन्स पॉइंट्स लाई आउटसाइड इन लाइन सेगमेंट P एंड Q। ओके, तो ये रहा आपका सेक्शन फॉर्मूलीज। यहां याद रखिए m और n आपस में इक्वल नहीं हो सकता है। कभी कभी बोलता है m और n आपस में इक्वल हो जाए तो आप ज्योमेट्रिकली देखिए, कभी भी आपका ये R2 जो है वो इस दोनों के बीच में लाए करेगा ही नहीं, तो फिर m और n इक्वल कैसे हो सकता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया ऑफ
ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यदि आपके एक ट्रायंगल्स हैं ए बी एंड सी, ये मान लेता हूं ए, ये मान लेता हूं बी, ये मान लेता हूं सी, जहां पर ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 हो, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 हो और सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 हो। ओके, यदि आपसे पूछा जाए इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आप डिटर्मिनेंट्स का हाफ लीजिए, हाफ, यहां पर लिखिए 1 1 1, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये है आपका डिटर्मिनेंट्स। इसका वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए कभी भी एरिया आप फाइंड आउट करते हैं इसमें मॉड लगाते हैं, ये मॉडुलस का साइन है और ये जो आपका है डिटर्मिनेंट्स का है। ओके, और एक मेमोरी में चीज रखिएगा, क्या रखिएगा, ये ऐसे करके थोड़ा सा मेमोरी में रखिए, हाफ, ये मॉडुलस का साइन है, x1 कॉमा ये 1 है तो 2 and 3, y2 माइनस y3 प्लस x2 यहां पे जाएंगे, 2 के बाद क्या होगा y3 माइनस y1, फिर x3 के पास जाएंगे, यहां जाएगा y1 माइनस y2। ये रहा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल मेमोरी में रखने के लिए। यहां पर लिखेंगे x1 1 है, 2 3 2 3 1 3 1 2, ये आपको मेमोरी में रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन्स, कभी कभी दे देगा ए बी सी आर कॉलिनियर, तो वहां पर एरिया क्या हो जाएगा 0। आप उस क्वेश्चन को सेक्शन फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सेक्शंस फॉर्मूलीज। जो पहला सबसे है वो है आपका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, यदि आपका ट्रायंगल एबीसी है, मान लेता हूं यही तीनों वर्टेक्स है ए बी सी का, तो सेंट्रोइड ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका सी। हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन का मतलब है यहां से आप चलिए इसके बीच में पहुंच जाइए, ये जो है बीसी का बीच का है, यहां से चलिए इसके बीच में पहुंच जाइए, ये रहा, यहां से चलिए इसके बीच में पहुंच जाइए। ये जो होता है यही होता है आपका सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल्स। इसकी खास प्रॉपर्टीज ये होती है, ये जो है आपका 2:1 रेशियो में कट करता है, ये आपका 2:1 रेशियो में कट करता है और ये आपका 2:1 रेशियो में कट करता है। ओके, तो सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट करेंगे। ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये BC का मिड पॉइंट्स है, तो BC का मिड पॉइंट क्या होगा, x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2। ओके, अब इस पॉइंट्स और इस पॉइंट में सेक्शन फॉर्मूलीज आप अप्लाई कीजिए। ये रहा आपका x1 कॉमा y1, सेक्शन फॉर्मूलीज अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस अपॉन 2 प्लस 1, दैट मीन्स इसका जो जनरल नोटेशन होता है वो G होता है,
तो g का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। दैट मीन्स आपका ऑल x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3 एंड ऑल y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3 इज द सेंटरॉइड ऑफ ए ट्रायंगल्स। और ये आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि ये एरिया BGC इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होते हैं। तो सेंटरॉइड को आप थोड़ा सा मेमोरी में रखिए। उसके बाद हम लोग अब इन सेंटर, सरकम सर्कल, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर करने जा रहे हैं। देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। कोई एक ट्रायंगल है आपका ABC और उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, थोड़ा सा देखिए। इन सेंटर का जो डेफिनेशन होता है वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। यहां से आप यहां पे चलिए और ये एंगल सेम हो, इसको बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। यहां से आप यहां को चलिए, ये और ये एंगल इक्वल्स हो, और यहां से आप यहां चलिए, ये एंगल आपका इक्वल हो। इसको बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल्स। ओके, और इसकी सबसे खास प्रॉपर्टीज ये होती है, मान लिया जाए ये A है तो ये लेंथ आपका A होगा, यहां से ये लेंथ B होगा, ये इसका कन्वेंशन है लेंथ ऑफ द साइड्स, और इस लेंथ ऑफ द साइड्स यहां से आपका क्या होगा, C होगा। ओके, अब आप ध्यान रखिएगा, ये C और ये B, ये जो पॉइंट है C एंड B के रेशियो में कट करता है। तो और याद रखिएगा, और ये वाला जो है B प्लस C और ये A, इसके रेशियो में कट करता है। दैट मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉरी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो निकाल ही देंगे, cx3 प्लस bx2 अपॉन b प्लस c, लेकिन हम लोग ऐसे निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने बता दिया आपको इस रेशियो में कट करता है। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। एंड दूसरा जो पॉइंट्स है y कोऑर्डिनेट होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये रहा आपका y कोऑर्डिनेट, जहां पर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c आर द साइड्स। ओके, तो इन सेंटर का ये रहा आपका फॉर्मूलीज, और याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सरकम सेंटर का। इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, और उसका डेफिनेशन क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। देखिए यदि आपका ये रहा A और ये रहा आपका B, ये रहा C, वो जो आपका फॉर्मूलीज है, फॉर्मूलीज नहीं डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। ये रहा आपका साइड
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको बाइसेक्ट कीजिए और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ओके, ये रहा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। ओके, इस साइड्स को आप बाइसेक्ट कीजिए परपेंडिकुलर, ये रहा। ओके, और इस साइड्स को आप, ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड्स इक्वल है, और इसका जो है ये साइड्स इक्वल है। ये रहा आपका सरकम सेंटर्स, और इसको आप सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सरकम सर्कल, और ये जो है आपका वो है सरकम सेंटर्स। इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। ओके, इस तरह का कोई वेल नोन स्टैंडर्ड फार्मूलीज तो है वहां पर भी, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इन द एंगल ऑफ sin 2a, sin 2b, sin 2c, वो आपके लिए सुटेबल नहीं बैठता है। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द सरकम सेंटर्स। दैट मीन्स यदि आपका राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया जाए ये है, ओके, तो इसका जो ये मिड पॉइंट होता है यही आपका सरकम सेंटर होता है। वो कैसे आते हैं, इसी के डेफिनेशन के बेस्ड पे यदि आप इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और साइड को बाइसेक्ट करके ड्रॉ कीजिए, ऐसे जाएगा, इसको बाइसेक्ट करके ऐसे कीजिए, ऐसे जाएगा, और इसको बाइसेक्ट कीजिएगा तो यही जाएगा। दैट मीन्स यदि आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सरकम सेंटर्स। ओके, यदि आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो तब आपको इसी चीज को फॉलोज करना है। ओके, तो तत्काल तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तब जाकर पता चलेगा। अब हम लोगों का लास्ट पॉइंट है ऑर्थो सेंटर्स। ऑर्थो सेंटर का क्या डेफिनेशन होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। मान लिया यही आपका ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड्स का मतलब हुआ यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस साइड पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स का मतलब होता है इस साइड को बाइसेक्ट कीजिए और आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का जो होता है वो सरकम सर्कल होता है। यहां होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड आप यहां से ड्रॉ कीजिए, एल्टीट्यूड आप यहां से ड्रॉ कीजिए इस साइड पे, एल्टीट्यूड आप यहां से ड्रॉ के साइड कीजिए। तो ये रहा आपका ऑर्थो सेंटर्स। ओके, और इसमें भी खास बात से है, क्या खास बात से है, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल द वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री, द वर्टेक्स ऑफ 90 डिग्री आर द ऑर्थो सेंटर्स। यहां से आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, यही तो हो जाएगा, और यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही हो गया। यदि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सरकम सेंटर एंड वर्टेक्स एट 90 डिग्री आर द ऑर्थो सेंटर्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या कि ऑर्थो सेंटर्स, सरकम सेंटर्स एंड सेंटोइड में क्या रिलेशन होते हैं। एक वर्ड आप वेल नोन जानते होंगे, ONGC, एक ऑयल कंपनी है, उसका ये नाम है। इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें इस पे डिस्कशन करना है कि मेमोरी में रखना है। ये जो आपका ऑर्थो सेंटर्स होते हैं उसका स्टैंडर्ड O से नोटेट करते हैं। ये रहा आपका ऑर्थो सेंटर, ये रहा आपका सेंटोइड,
और ये रहा आपका सरकम सेंटर। ये जो एन है वो 9 पॉइंट सर्कल है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको मेमोरी में रखना है। ऑल 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर एंड इक्वल अ प्रोपोर्शन। दैट मीन्स यहां से इसका रेशियो, यहां से इसका रेशियो, यहां से इसका रेशियो आपस में क्या है, इक्वल्स है। दैट मीन्स हम इसको नहीं पढ़ना है हमारे सिलेबस में, तो हम लोग बोल सकते हैं OGC आर कॉलिनियर एंड 2:1 रेशियो में ये कट करता है। बस इसको मेमोरी में रखना है। छोटे छोटे और सब कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आप टारगेट लेके चल रहे हैं कि बहुत कम टाइम में आपको सिलेबस को फिनिश करना है। दिस इज इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा एक चीज, क्या यदि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑल आर एट द सेम पॉइंट्स, क्योंकि सेंट्रोइड भी वही होंगे, एल्टीट्यूड भी वही होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स वही होंगे, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल्स वही होंगे। इसीलिए इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल आर एट द सेम पॉइंट्स। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ सिंपल हैं। कह रहा है कि फाइंड द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस दिस। ये IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टफेस्ट क्वेश्चन है। इन सेंटर्स निकालने हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप। स्टैंडर्ड आपका डेटा दिया हुआ है, ये रहा आपका A 0,0, ये रहा आपका B 2,0 और ये रहा आपका C 1,√3। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन सेंटर्स। इन सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमेशा साइड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो AB इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां से आपका 2 हो जाएगा AB। BC क्या होगा, 2 - 1, 1 का होल स्क्वायर और √3 - 0 3। यहां से भी 2 आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं AC का। 1 - 0 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर, √3 - 3। दैट मीन्स ऑल 3 साइड्स आर इक्वल्स। दैट मीन्स आपका जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑल आर एट द सेम पॉइंट्स। और इस ऑल फोर्स में सबसे आसान है आपका सेंट्रोइड को फाइंड आउट करना। तो सेंट्रोइड को फाइंड आउट कर दीजिए, तो वहीं से आपका इन सेंटर भी आ जाएगा। इन सेंटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 कोऑर्डिनेट बाय 3। 0 + 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/3। और क्यों, तीनों कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि आपको सेंट्रोइड निकालते हैं, वही इन सेंटर हो जाएगा। 0 + 0 + √3, √3/3। तो यहां से हो जाएगा 1, 1/√3 और द सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या फाइंड आउट करना था, इन सेंटर। ये IIT JEE के स्क्रीनिंग में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 2003 में आया हुआ है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वन ऑफ द क्वेश्चंस है आपको जो जेईई मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चंस है। क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल्स लाई एट द origin and centroid is the midpoint of the line segment joining these points a square plus 1 and 2a comma minus 2a a not equals to 0 कंडीशन दे दिया गया है। then for any a the ortho centers of this triangle lies on these lines। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी जस्ट हमने बताया था ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑल आर कॉलिनियर। हमें ऑर्थो सेंटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए ये रहा आपका ऑर्थो सेंटर, ये रहा आपका सेंट्रोइड, ये रहा आपका ONGC सर्कम सेंटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अर्थ ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है, मतलब ऑर्थो सेंटर किस लाइन पे लाई करना है, दैट मीन्स ऑर्थो सेंटर्स आप फाइंड आउट कीजिए। इसको मैं मान लेता हूं अल्फा कॉमा बीटा ऑर्थो सेंटर्स। सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल लाइज एट द ओरिजिन, ये रहा आपका ओरिजिन, और आपका सेंट्रोइड क्या है, मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो इसका मिड पॉइंट देखेंगे तो क्या होगा, दिस प्लस दिस बाय 2। तो यहां से इसको देखेंगे तो इस दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा a+1 का होल स्क्वायर कॉमा a-1 का होल स्क्वायर बाय 2। ये रहा आपका सेंट्रोइड्स। ओके, और इसमें जो रिलेशन होते हैं ये 2:1 के रेशियो में कट करता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूलाज अप्लाई करेंगे इसके बारे में, दिस और दिस दोनों के बीच में। अब देखिए क्या होता है रिजल्ट्स, 2 इंटू दिस 0, 1 इंटू दिस अल्फा बाय 3 इक्वल्स टू दिस पॉइंट्स a+1 होल स्क्वायर बाय 2। यहां से अल्फा क्या हो जाएगा 3/2 टाइम्स a+1 का होल स्क्वायर, और बीटा क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 2 a-1 का होल स्क्वायर। ये है आपका ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट। ओके, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल चुका है। देन करता ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल लाइज, आप ऑप्शन को देखेंगे स्पष्ट रूप से आपका डी दिख रहा होगा, क्योंकि डी इसमें x के जगह ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a-1 का होल स्क्वायर 3/2 दिस, और यहां भी ये हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल टू ईच अदर होगा। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा है, मैंने बार बार बताया हूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेयर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, श्योर एंड सर्टेन नहीं है कि आएंगे ही, लेकिन स्ट्रेट लाइन से नेक्स्ट एग्जाम जो होंगे उसमें जरूर 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो ये रहा आप इस क्वेश्चन का आंसर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जेईई मेंस में आया हुआ है कि आपका 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, ये कह रहा है कि तीनों वर्टेक्स मिलके क्या चीज बन सकते हैं, क्या एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेंगे, क्या राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे, क्या आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे, क्या ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, डेट मीन्स ये कॉलिनियर है क्या। तो सबसे पहले आप इसके साइड्स को फाइंड आउट कीजिए। मान लेता हूं ये वर्टेक्स ए के बराबर है, ये आपका बी के बराबर है और ये आपका सी के बराबर है।
देखिए 4 ऑप्शन ट्रायंगल पे बेस्ड हैं, तो ये होने के चांसेस बहुत बहुत कम हैं, लेकिन ऑप्शन है तो है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। पहले साइड्स निकालिए। तो सबसे पहले ए बी होल स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। ए बी होल स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूले की बात करते हैं। और यहां से क्या हो जाएगा? प्लस 8/3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका ए बी का होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं बी सी के होल स्क्वायर के। तो बी सी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 82, 81 का होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 3, 27 का होल स्क्वायर। ये रहा आपका बी सी। अब हम बात करते हैं ए सी का होल स्क्वायर का। ए सी क्या हो जाएगा? 82 का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, 30 माइनस 8/3, 30 माइनस 8/3, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा? 90 माइनस 2 82, 82 का होल स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा 82, मतलब 27 1/3 का होल स्क्वायर। मैं ये देख पा रहा हूं। ऑफ कोर्स ए बी तो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू बी सी एंड ए सी। इस दोनों में बड़ा कौन है? ए सी। देखिए ना, 81 की जगह 82 है, 27 की जगह 27 1/3 है। तो आपका ए सी जो होगा सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स होंगे। लेट अस सपोज ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। तो जो आपका ए सी है सबसे बड़ा साइड्स ये होगा। उसे फिगर में छोटा दिख रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि सबसे बड़ा साइड्स ये होगा और सबसे बड़ा एंगल ये होगा, क्योंकि जो साइड्स सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं उसके सामने वाले साइड्स सबसे बड़ा होता है। यदि हम सबसे बड़ा साइड्स को डिसाइड कर लें, सबसे बड़ा साइड्स को हम लोग डिसाइड कर लें तो ऑटोमेटिक यदि वो सबसे बड़ा 90 डिग्री के इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। सबसे बड़ा आपका एक्यूट एंगल है तो ऑफ कोर्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। सबसे बड़ा एब्ट्यूज होगा तो एब्ट्यूज। दैट मीन्स ये एंगल को फाइंड आउट कीजिए। इस एंगल को मैं मान लेता हूं ये थीटा के इक्वल है, तो कॉस थीटा कोसाइन रूल्स आप जानते होंगे। क्या होता है? ए बी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर, ए सी माइनस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए बी इंटू बी सी। ओके। अब देखिए ए बी का होल स्क्वायर यहां से हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। बी सी का होल स्क्वायर, तो बी सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81 का होल स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर माइनस 82 का होल स्क्वायर माइनस 27 1/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए बी इंटू बी सी। ऑफ कोर्स ये मिलके 82 के स्क्वायर से छोटा ही होगा। दैट मीन्स ये ए मिलके इससे छोटा होगा। दैट मीन्स आपका कॉस थीटा निगेटिव है। यदि कॉस निगेटिव हो तो ये एंगल जो होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा। यदि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो ये जो ट्रायंगल है
वो एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स होंगे। ओके, इसका आंसर आपका ये होगा। ओके, अब इस टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये जो है आपका जो सेकंड क्वेश्चन बनाए थे ONGC के कंसेप्ट में, वही है। क्या था वो कंसेप्ट? ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर कॉलिनियर। ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑर्थो सेंटर ए दिया हुआ है -3,5 एंड आपका सेंट्रॉइड बी दिया हुआ है 3,3 और आपका C इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये आपका C दिया हुआ है, मान लेता हूं अल्फा कॉमा बीटा। ओके, यहां से आपका C आ जाएगा। कह रहा है AC इज द डायमीटर। ये जो आपका AC फाइंड आउट कर रहे हैं, ना तो ये सर्कम सर्कल है ना तो इन सेंटर, ये अनदर चीज मान के चल रहा है। तो सिंपल है, AC लेंथ फाइंड आउट कीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए आप, ये किस रेशियो में कट कर रहा है? 2:1 रेशियो में ये कट कर रहा है। तो आप इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई कीजिए। 2 इंटू अल्फा, 2 अल्फा, 2 इंटू अल्फा, 1 इंटू दिस -3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। यहां से जो आपका अल्फा का वैल्यूज आ जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए? 3 इंटू 3 9 प्लस 3 12/2। अल्फा हो जाएगा आपका 6 के बराबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट का। 2 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू 5/3 इक्वल्स टू 3। यहां से बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 5 4, बीटा इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। दैट मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 6,2। आपको क्या करना है? AC फाइंड आउट करना है। AC क्या होगा? अल्फा 6 माइनस -3 9 का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5 -3 का होल स्क्वायर 9 अंडर रूट। यहां से हो जाएगा आपका 90। क्या चीज का वैल्यू? अंडर रूट 90 इक्वल्स टू AC और AC को लिखोगे 9 इंटू 10 3√10। अब आपको क्या चाहिए? AC इज द डायमीटर, रेडियस चाहिए। रेडियस क्या हो जाएगा? 3√10/2 3√10/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/10/4, यहां से 3/5/2। कौन सा आंसर? ये रहा आपका आंसर। ओके, तो फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो आपका नेक्स्ट वीडियोज होगा वो आपका स्ट्रेट लाइंस एंड लोकस पे बेस्ड होगा। आज के वीडियोस के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।